अहमद कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। जी आमना, वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जी अहमद, अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या आज जो मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, इंग्लैंड के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कम बैक किया है और शानदार कम बैक किया है, तो उसके बाद अब इंडिया की इंग्लैंड की अगर बात की जाए, इंग्लैंड तो सिरे से खेल ही नहीं रहा पूरे वर्ल्ड कप में। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? क्या इस वक्त इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइन है वो नहीं चल पा रही, बॉलिंग है, या पूरी टीम के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या आप समझते हैं, फिगर आउट क्या किया आपने? अब ना अगर देखा जाए तो एज सच कोई प्रोमिनेंट रीजन सामने नहीं आ रही, क्योंकि आप अगर देखें ना तो इंडिया और इंग्लैंड दो ऐसी टीम्स थी इस वर्ल्ड कप में जिनके कॉम्बिनेशन के सब बॉक्सेस टिक थे, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो। खास तौर पे जो स्पिनर्स डिपार्टमेंट है, इंग्लैंड के पास भी आदिल रशीद, मोइन अली हैं। तो इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंग्लैंड और इंडिया ये टॉप कंटेस्टेंट होंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने जो है परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप में, वो काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि कंडीशन का भी हम नहीं कह सकते कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को कोई खास कंडीशंस में एडजस्ट होने में मसला है, क्योंकि वो सारा साल यहाँ पे आईपीएल खेलते रहते हैं। और आई थिंक कि उनके प्लेयर्स उन प्लेयर्स में से हैं जिनको कंडीशंस का भी काफी हद तक आइडिया है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कैप्टेंसी को लेके भी कोई नजर आ रहा है कि जॉस बटलर उस तरह से एक इम्पैक्टफुल कप्तान साबित नहीं हो पा रहे। उसके बाद कॉम्बिनेशन भी उन्होंने डिफरेंट ट्राई किए हैं, पहले बेन स्टोक्स बाहर थे, फिर उनको लेके आए, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड आज के मैच से पहले ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि इंग्लैंड ऑलरेडी ये समझ चुका था कि वो उसका वर्ल्ड कप ये क्लोज हो चुका है। अच्छा अहमद, अगर आज की मैच की बात की जाए तो ये क्या बॉलिंग विकेट थी जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर सेट नहीं कर पाया जितना हम वर्ल्ड कप में कंपैरेटिवली दूसरे मैचेस में देख रहे हैं? देखिए, यूजुअली इंडिया पूरे में या सब कॉन्टिनेंट के रीजन में आमना थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम ये बात करते रहे कि आपको बैटिंग फ्रेंडली ही विकेट्स मिलती हैं। लेकिन अगर हमने देखा है कि राइट एरियाज पे बॉलर अगर बॉलिंग करे तो उनको डेफिनेटली फिर कामयाबी मिलती है। और आज के मैच में भी कुछ इसी तरह हुआ। पहले जब इंग्लैंड ने बॉलिंग की तो उनके बॉलर्स ने जब राइट एरियाज में की बॉलिंग तो उनको कामयाबी मिली। फिर इंडिया ने जिस तरह से बॉलिंग की, आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि बॉलिंग फ्रेंडली है या टोटली बैटिंग फ्रेंडली है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप जो है वो बैटिंग को किस तरह से अपनी लेके चलते हैं इन पिचेस पे। फिर आप अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो आपने राइट एरियाज में, किन राइट एरियाज में आपको लगता है कि आपके पास विकेट टेकिंग जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं। तो आई थिंक कि क्रेडिट जाता है इंडिया को कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इंडिया की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। अंपायरिंग को लेके, डीआरएस को लेके थोड़ी सी बातें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तासुर भी सामने आ रहा है कि शायद इंडिया को ये वर्ल्ड कप जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हरकत हो रही हैं अंपायर्स की तरफ से भी, हमने पाकिस्तान वाले मैच में भी देखा जिस तरीके से अंपायर्स कॉल पे हारिस रऊफ का जो आउट देना चाहिए था और सुदन कोई और अंपायर होता, आईसीसी ने वो गलती तस्लीम भी कर ली है अहमद, वो गलती तस्लीम भी कर ली है जो आईसीसी की जानिब से। लेकिन हमें तो मैच कॉस्ट कर गया ना। एब्सोल्युटली, तो ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। आप समझते हैं कि इसका कुछ अजाला भी होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए था कि पॉइंट्स में कुछ बेहतरी की जाती? आमना, इसका मेरे ख्याल में तरीकाकार ये है कि जब अंपायर्स कॉल भी हो रही है तो इट मींस कि बॉल का ग्रिप का जो ग्रिप का एक साइड का जो पोर्शन है वो विकेट्स को हिट कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई बैट्समैन बोल्ड होता है तो इट डजंट मैटर कि बॉल ने कितना विकेट्स को हिट किया है, विकेट को हिट किया तो वो बोल्ड है। तो मेरे ख्याल में इसको एलडब्ल्यू के इसी तरह लेना चाहिए कि जब कुछ पोर्शन जो ग्रिप का की एक साइड का है वो उसको हिट कर रहा है विकेट को, तो उसको फिर आउट दे देना चाहिए। क्योंकि ये जो अंपायर कॉल है ये तो बिल्कुल ही जो मैच के फैसले हैं उन पे असरअंदाज हो रही है और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, खासतौर पे इस तरह के टूर्नामेंट्स में जहाँ पे टीम्स डू एंड डाई सिचुएशन से भी गुजरती हैं। तो उनके लिए काफी ज्यादा जो है ना अफेक्टिव होता है और उनको काफी लॉस भी होता है, जैसे हमने देखा पाकिस्तान को पिछले मैच का हुआ है। अच्छा, आपको कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है अभी जो सिचुएशन में? जैसे आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड के तमाम पॉइंट्स अगर हम देखें तो तमाम जो बॉक्सेस थे वो टिक थे और दूसरी जाने पाकिस्तान भी ओडीआईज़ की बेहतरीन टीम थी।
तो आपको कुछ सिमिलरिटी इंग्लैंड टीम की और पाकिस्तानी टीम के दरमियान दिखाई दे रही है? देखें, मुझे तो इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम इस वक्त खालाजाद जो है ना, बहनें दोनों लग रही हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाया हुआ है कि किसने ज्यादा बुरा परफॉर्म करना है। लेकिन इंग्लैंड की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से भी ज्यादा पैथेटिक है, खास तौर पे वो टीम जो इस वर्ल्ड कप में अपने टाइटल को डिफेंड कर रही है, एक वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उससे आप इस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो इन कंडीशन से वेल अवेयर नहीं थे, क्योंकि पूरा साल उनके प्लेयर्स तकरीबन अभी भी आप देख लें जो उनकी प्लेइंग 11 है या 15 का स्क्वाड है, उसमें जितने भी प्लेयर्स हैं ज्यादातर IPL खेलते हैं। तो आई डोंट नो, मुझे जो लगता है जॉस बटलर की कैप्टेंसी जो है ज्यादा करामत साबित नहीं हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे हम अपनी कैप्टेंसी पे भी सवाल उठाते रहते हैं, तो आप समझते हैं कि टीम इंग्लैंड में भी इस वक्त कोई रिफ्ट पाई जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की रिफ्ट पाई जा रही है। देखें, समटाइम्स आमना आपके पास जितने बड़े सुपरस्टार्स हों टीम के अंदर, अगर आपके कप्तान के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो फ्रंट से लीड करे। देखें, जब कप्तान ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके 10 प्लेयर परफॉर्म करें, तो कप्तान को पहले खुद एक टेम्पलेट सेट करना पड़ता है। जो परफॉर्मेंस वो अपने प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो परफॉर्मेंस उसको खुद पहले करके दिखानी होती है। तो जॉस बटलर की तो अपनी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिर हमने देखा है कि उनकी जो कैप्टेंसी है, वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, मतलब एक मैच में अगर हारते हैं तो उसका इतना पैनिक हो जाता है कि अगले मैच में वो लोग 3 से 4 चेंजेस कर देते हैं। तो इस तरह के मेरे ख्याल में बड़े टूर्नामेंट्स में आपको कहीं ना कहीं टीम के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मैच हारने के बाद आप बिल्कुल ही उलट पुलट कर दें। हाँ, कुछ प्लेयर्स अगर बिल्कुल ही आउट ऑफ द टच हैं तो उनको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 चेंजेस करना ये समझ से बाहर है। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अच्छा अहमद, अभी अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें जैसे अभी अपने आपने टेम्पलेट की बात की टीम के, उसका भी बेहतर होना ज़रूरी है। आप समझते हैं जो हमारा भी टेम्पलेट है मौजूदा, उसको चेंज करना, उसमें बेहतरी लाने की बेहद ज़रूरत है, और अगर है तो आप क्या शेयर करेंगे? देखें, ये तो आपके जो रन रेट इम्प्रूव करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो था आपका नेदरलैंड वाला मैच और आपका अफगानिस्तान वाला मैच। अब नेदरलैंड से भी आप बस अल्लाह अल्लाह करके जीते, और उसके बाद जो अफगानिस्तान वाला मैच है वो तो आप जीत नहीं सके। अच्छे रन रेट से तो जीतना दूर की बात है। मैं शुरू से एक बात करता आ रहा हूँ आमना इस वर्ल्ड कप में कि टीम्स का फोकस सिर्फ मैचेस जीतने पे नहीं है, टीम्स का फोकस इस चीज पे भी है कि हम बड़े मार्जिन से मैचेस जीतें। क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट में जब आगे जाके आपके पॉइंट्स कहीं ना कहीं शायद बराबर आ जाते हैं, तो आपको रन रेट अगर आपका अच्छा है तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको एज होता है कि आप आगे चले जाते हैं टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल में। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की तो कोई इंटेंट मैच जीतने के लिए ऐसा नजर नहीं आई। तो रन रेट से या मार्जिन से जीतना एक अलग बात है। जो टीम आप मुझे बताएंगे 50 ओवर पूरे बैटिंग में नहीं खेल सकती, तो वो रन रेट कैसे अपना जो है वो इम्प्रूव करेगी? रन रेट इम्प्रूव करने से पहले आपको 50 ओवर तो क्रीज पे टिकना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात की। ताबिश मीर भी हमें ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।